आज की चर्चा। तो यहाँ पर आज की चर्चा इस प्रोग्राम से आप सभी जुड़े हुए हैं, आप सभी का धन्यवाद। और आज एक विशेष विषय हम लेकर आए हैं। हर वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो आज का हमारा जो कार्यक्रम है इसी विषय पर आधारित होगा। इस दिन को मनाने का दुनिया भर में उद्देश्य यही है कि मातृभाषा का सम्मान करना, मातृभाषा को बढ़ावा देना और कहीं ना कहीं इसे जो है अपनी भाषाओं को बचाए रखने का एक ज़रिया है। मातृभाषा दिवस मनाने का जो लक्ष्य था 1999 में शुरू हुआ था। यूनेस्को तब से जो है हर वर्ष इस दिन को मनाता है। और आज इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सविता तिवारी जी जुड़ चुकी है। नमस्कार सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुमिता, धन्यवाद और सविता जी के बारे में बताएं। सविता जी जो है एक टीचर है, ऑनलाइन इनका जो है काफ़ी ये सोशल प्लेटफॉर्म्स चलाती है, खासकर संस्कृत बच्चों को पढ़ाती है और बच्चों को संस्कृत इस तरह से पढ़ाती है कि इस भाषा के प्रति बच्चों की जो उत्सुकता है अपने आप में बढ़ते जा रही है। काफ़ी सामाजिक कार्यों में और जो है सांस्कृतिक कार्यों में ये अपना जो है योगदान देती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारे कार्यक्रम से आप जुड़ी, हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। धन्यवाद सुमिता। मैं एक चीज़ और जोड़ दूं, मैं प्रोफेशन बाय प्रोफेशन क्रिएटिव राइटर हूँ। जी, राइटर भी है बिल्कुल। और ये जो है मॉरिशस पर भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, तो आप इस पर भी आप जाकर देख सकते हैं और जो इन्होंने लिखा है इसके बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए आज अभी के विषय पर हम आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, थोड़ा सा बताएं ये दिन क्या है, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है और इसके पीछे लक्ष्य क्या है। जी, एक आम आदमी के लिए मातृभाषा वो होती है जो उसकी माँ बोलती है ना। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो माँ से ही सीखता है। जो भी तुतलाती बोली में पहला शब्द सीखता है, माँ कहना जिस भाषा में वो सीखता है। कोई अम्मा कहते हैं, कोई माँ कहते हैं, कोई मम्मी कहते हैं, कोई मॉम कहते हैं, है ना। बहुत सारे शब्द हैं माँ के लिए। तो वही मातृभाषा है जो हमारी माँ बोलती है और जो हमारे घर में बोली जाती है। और कहते हैं पहली भाषा जो आपकी मातृभाषा है वो आपकी पहली भाषा होती है और कहीं ना कहीं वो आपकी पहचान से जुड़ी होती है ना। तो जो भाषा आप घर पे बोलते हैं, जो माँ बोलती है, वो आपका कैरेक्टर बनाती है कि आपका व्यक्तित्व कैसा होता है। वो भाषा ही बनाती है आपका व्यक्तित्व। तो एक आम आदमी की भाषा में बात करें तो वही भाषा है जो माँ बोलती है। और अब हम इसको औपचारिक शब्दों में देखें तो मातृभाषा वो है जो आपकी आइडेंटिटी, कम्युनिटी आइडेंटिटी है। जैसे हिंदू है, उसके लिए भोजपुरी मातृभाषा कही गई है, हिंदी मातृभाषा हो सकती है। तमिल कम्युनिटी भले ही उनकी माँ उस भाषा में नहीं बात कर रही है, घर में कोई नहीं बात कर रहा है, लेकिन उनकी मातृभाषा तमिल ही है। हाँ, औपचारिक भाषाओं में कहेंगे, भाषा में बात करेंगे तो उसकी मातृभाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, जो भी जितनी भी भाषाएं हैं वो ही हैं उसकी मातृभाषा। और उसको संरक्षण करने के लिए मातृभाषा दिवस का निर्माण किया गया है। तो मुझे लगता है हर व्यक्ति पर, चाहे वो अपनी मातृभाषा बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, मॉरिशस की बात करें तो 90% लोग क्रियोल बोलते हैं घर में। और उनकी मम्मी ने भी उन्हें, माँ ने भी उन्हें, जब बच्चा पैदा हुआ होगा, एटलीस्ट हम पिछले 10-12 सालों की बात करें तो क्रियोल में ही बात की होगी माँओं ने। तो वही मातृभाषा है घरों में। लेकिन उन्हें अपनी जो कम्युनिटी बेस्ड जो भाषाएं हैं उनके संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। सभी की जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जितने भी ऐसे केंद्र है, जितने भी ऐसे सेंटर्स है, जितनी भी ऐसी संस्थाएं हैं जो भाषाओं से जुड़ी हुई है, वो अपने अपने स्तर पर तो कार्य कर ही रही है अपनी अपनी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, और कहीं ना कहीं नई पीढ़ी को भी इससे जोड़ रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो चलिए अगर हम मातृभाषा दिवस के इतिहास के बारे में बात करें तो चाहेंगे आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी, मातृभाषा दिवस का जो इतिहास है वो उतना सुंदर नहीं है जितनी भाषाएं होती हैं। इसका इतिहास जाता है 1952 में। हम चलते हैं बांग्लादेश, है ना। बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, नया नया आज़ाद हुआ था और वहाँ बांग्ला बोली जाती थी। बट जो नई सरकार बनी उसने उर्दू को वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बनाने की कोशिश की। और इसी के विरोध में ढाका यूनिवर्सिटी के बच्चों ने विरोध किया
और विरोध में सरकार ने और पुलिस ने उन पे ओपन फायरिंग करी और उसमें कई बच्चे मारे गए स्कूल के। मतलब कि एक आंदोलन के रूप में ये जो है इसकी शुरुआत हुई हाँ, थी। उन्होंने कहा हमारी मातृभाषा बांग्ला है, हम क्यों बोले उर्दू, और क्योंकि वहाँ की तो आबादी पूरी बांग्ला भाषी थी, तो इसका विरोध करने के लिए उन्होंने ये किया और कई बच्चे उसमें शहीद हुए। और उसी की याद में फिर 1991 में जाके 1999 में जाके यूनेस्को ने इसे मातृभाषा दिवस के रूप में 21 फरवरी को नामांकित किया। तो इसका इतिहास भले ही बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है कि मातृभाषा का संरक्षण। विश्व भर में इस दिन को मनाया जाता है अपने आप में, और बहुत सारी गतिविधियों का आयोजन होता है। किस तरह से ऐसे भी भाषा को बचाने के लिए हर कोई अपने अपने तरीके से कार्य कर ही रहा है। हम भी यहाँ पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं अपनी भाषा में बोल रहे, तो हमारे लिए भी एक गर्व की बात है। और अगर हम भाषाओं की बात करें तो मातृभाषा जो है किस तरह से जो है यूनेस्को इससे जुड़ा हुआ है, भाषा को संरक्षण में इसे डिक्लेयर किया, तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तो यूनेस्को की भूमिका क्या है इसके पीछे? यूनेस्को के 2 उद्देश्य हैं इसको नामांकित करने के पीछे, कि एक तो मातृभाषा का सम्मान होना चाहिए और देशों में भाषाई विविधता बची रहनी चाहिए। अब जैसे यहाँ क्रियोल डोमिनेंट भाषा है, लेकिन बाकी भाषाएं बची हुई हैं क्योंकि कहीं ना कहीं प्रयास हो रहे हैं, और ये मतलब एक संस्थागत प्रयास है कि यूनेस्को ने बोला है, हमारी सरकारों ने बोला है, तो प्रयास हो रहे हैं, रेडियो में, मीडिया में, चारों तरफ प्रयास हो रहे हैं, नहीं तो ख़त्म हो जाती है भाषाएं। और दूसरा उद्देश्य है कि शिक्षा में मातृभाषा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि बच्चा अपने जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्राइसिस एक शब्द बड़ा मुझे लगता है बच्चों में कहीं ना कहीं पाया जाता है। अपनी आइडेंटिटी वो एक तो वैसे ही युवा होते हैं, टीन होते हैं, जल्दी बहक जाते हैं। हाँ, लाइफ को वैसे ही वो फिगर आउट कर रहे होते हैं कि करें क्या। ऊपर से अगर आप उनको आइडेंटिटी क्राइसिस दे दो कि भाई तुम कौन हो, है ना, मॉरिशन हो, फिर कई बोलेंगे अरे तुम तो है ना अफ्रीकी मूल के दिखते हो, तुम तो भारतीय मूल के दिखते हो, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। तो मातृभाषा अगर शिक्षा में आती है कि वो स्कूल जा रहा है, वहाँ उसको चाइनीज़ मंदारिन पढ़ाई जा रही है, भोजपुरी पढ़ाई जा रही है, तो वो कनेक्ट करता है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं मॉरिशस के शिक्षा की बात करें, शिक्षा प्रणाली की बात करें, तो बहुत ही जो है सोच विचार कर हर एक भाषाओं को जो है शामिल किया गया है। फिर चाहे वो हिंदी हो, भोजपुरी हो, उर्दू हो, तमिल हो, तेलुगु हो, चाइनीज़ हो, और बच्चे जो है एटलीस्ट जो है प्राइमरी लेवल तक इन भाषाओं को सीख रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो ये मतलब मैं तो धन्यवाद देना चाहती हूँ उन पॉलिसी मेकर्स को जिन्होंने इस बारे में सोचा और शिक्षा में इसको शामिल किया, और ऐसे शामिल किया कि बच्चा रोज पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, हिंदी में मतलब उसको आइडेंटिटी है कि जो मेरी भाषा है वो स्कूल में उसको पढ़ाई जा रही है, उसको मतलब रिकॉग्निशन है। तो उसको कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस मिलता है अपनी आइडेंटिटी में, अपनी भाषा में। बिल्कुल। चलिए, भाषाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, क्या अभी के समय में हमारे बच्चे जो है अपनी भाषा से दूर होते जा रहे हैं? हाँ, ये पता है पूरे विश्व की स्थिति है, अपनी जो मातृभाषाएं हैं उससे दूर हो रहे हैं। मतलब जब हम छोटे थे तो हमारे घर पे क्या बतियाते थे, भोजपुरी बतियाते थे, है ना। अगर मॉरिशस की बात करें तो खासकर पहले के समय में हर कोई जो है भोजपुरी भाषा का प्रयोग करता था, और समय के साथ क्रियोल की भी जो है ये करता था, उपयोग करता था। मॉरिशस की बात करूं तो मेरे पास 1983 सेंसस के डेटा हैं, इसमें 30 लैंग्वेजेस को मतलब 30 भाषाओं को दिया गया है कि ये बोली जा रही थी। 30 भाषाएं। हाँ, 83 में मतलब लोग हैं उसमें, संख्याएं भले ही कम हो सकती हैं, लेकिन 45, 25, 70, 82 इतने भी लोग हैं जो ये भाषाएं बोल रहे थे। और इसमें संस्कृत, मुझे तो बहुत खुशी हुई संस्कृत को देख के कि इसमें संस्कृत भी है, और संस्कृत बोलने वालों की संख्या 72 है। 83 में मॉरिशस में जो घर पे मातृभाषा बोल रहे थे, वो संस्कृत में बात करने वाले 72 लोग थे। मेरे लिए ये बहुत मतलब बड़ी बात है, खुशी की बात है। आज गायब है। आज के सेंसस 2022 के सेंसस हम देखें तो उसमें ले दे के 10-12 भाषाएं हैं।
30 भाषाओं से हम 10-12 भाषाओं जी, पे आ जी, गए हैं, जी। तो कहीं ना कहीं तो डिक्लाइन हो ही रहा बिल्कुल। है। और कहीं न कहीं हमारे लिए भी एमबीसी रेडियो के इस पर हम बात करें तो हमने भाषाओं को लेकर बहुत कार्य किया है। बिल्कुल। हर एक भाषाओं में यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, जितनी भी भाषाएँ यहाँ बोली जाती हैं, हम्म, उर्दू हो, हिंदी हो, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती। और अगर हमारे श्रोता और दर्शकों को याद होगा, कुछ समय हमने एक कार्यक्रम भी किया था संचारिका, जो काफ़ी जी, समय तक चला था। जितनी हाँ, भी भाषाएं भाषाएं यहाँ थी। पर बोली जाती है उन पर हमने विशेष कार्यक्रम किया हाँ, था। मैं और हमारे मिथिला वाले कार्यक्रम में हाँ आई बिल्कुल। थी। और उसमें जो है हमारे श्रोताओं और दर्शकों ने उस कार्यक्रम को बहुत ही पसंद किया था। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं हर एक संस्था अपने आप में अपने तरीके से जो है भाषाओं को बचाने का प्रयास कर ही रही है, कर लेकिन रही है। व्यक्तिगत रूप से यह हमारा भी कर्तव्य होता है कि हाँ, हम अपनी भाषा को बचाएं अपने अपने तरीके से। ये हर घर के जो लोग रहते हैं, जी। जैसे मातृभाषा की बात कर रहे हैं, तो जी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो माँओं की है कि वो अपने बच्चों को चाहे 1-2 शब्द ही बोलें, जो उनकी कम्युनिटी बेस्ड भाषाएं हैं उनमें 1-2 शब्द ही बोलें, जी। 1-2 सेंटेंस ही बोलें, लेकिन बोलें बोले। ज़रूर, है जी, ना। जी। तो माँ की जिम्मेदारी है, पिता की जिम्मेदारी जी। है, दादा दादी, नाना जी। नानी सभी आ जाते हैं फिर बिल्कुल, इसमें, है ना। बिल्कुल। तो सभी की जिम्मेदारी है। जैसे मैं संस्कृत का प्रचार में संलग्न हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ अपने बच्चों को जी। कि आगच्छतु ऐसे बोलती हूँ मैं, जी। तो उनको पता है आगच्छतु मतलब आ जाओ, जी। भोजन कर लो, जी। है ना। इस तरह के 1-2 शब्द दिन भर में जी। जो मतलब ज़रूरी है कि इस टाइम पे मैं ये शब्द का उपयोग करूँगी ही करूँगी। हस्तम प्रक्षालयतु मैं ऐसे बोलती हूँ, उनको पता है कि हाथ धो लो। जब भोजन के लिए बुलाती हूँ तो मैं ये शब्द बोलती हूँ, तो वो जुड़ाव बना रहेगा। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ, मेरा मतलब अनुरोध है सभी माँओं से कि एक शब्द पूरे दिन में आप बना लें कि इस टाइम पे जब खाने पे बुला रहे हैं या उन्हें होमवर्क करने के लिए बोल रहे हैं, तो एक ऐसी कोई सेंटेंस जो आप अपनी मातृभाषा में बोलें, बिल्कुल। बहुत ज़रूरी ऐसे है। मतलब कि कहते हैं ना कि जैसे कि डिक्शनरी में कहा जाता है कि हर रोज आप एक नया शब्द सीखें, है ना। रोज ऐसे अपनी मातृभाषा का भी शायद आप एक शब्द सीखना शुरू करें, तो धीरे धीरे एक से वो शब्द जो है बढ़ते जाएगा, है ना। बच्चे में जानने की उत्सुकता भी शायद बढ़ती है समय के साथ। हाँ, लेकिन है ना वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है कि रोज एक एक शब्द हाँ, है ना। ये मतलब भी हम है, हाँ, हाँ। हम लोग उतने डिसिप्लिन्ड नहीं है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जी, होती हैं। जी। तो मतलब एक रूटीन हमारा होता ही है जी। कि जैसे भोजन पे बुलाना ही है जी, सभी जी, को। जी। तो उस टाइम पे कोशिश करें कि आप जब भोजन पे बुलाएं, जी। तो उनको या तो भोजन करने के लिए आप अपनी मातृभाषा में बोलें, या फिर जैसे हाथ धोने के लिए मैं बोलती हूँ कि हाथ धोने के लिए मुझे बोलना ही है, तो जी, मैं जी। उनको वो संस्कृत में बोलती जी। हूँ। तो इस तरह से कोई एक मतलब जुड़ाव बना रहे, उनको बिल्कुल। पता चले कि ये हमारी मातृभाषा है। सविता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि समय के साथ हम देख रहे हैं कि बहुत सी भाषाएं जो है, कई भाषाओं का जो है अस्तित्व बिल्कुल मिट चुका है। कई भाषाएं जो है जिसका अस्तित्व मिटने की कगार पर है, बहुत ही जैसे कि बोली नहीं जाती है, सुनी नहीं जाती है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो भाषाओं को प्रभावित करती है कि भाषा जो है खत्म होने पर है? सबसे बड़ा फैक्टर तो देखो ग्लोबलाइजेशन है ना। ग्लोबलाइजेशन होता है तो पूरी दुनिया बोलते हैं ना एक हो गई है। एक होती है तो वो कहीं ना कहीं एक भाषा ढूंढती है, संपर्क भाषा एक ढूंढती है। तो और देश भी जैसे एक हो जाते हैं तो एक कहीं ना कहीं भाषा जो है उभर कर आती है, और बाकी भाषाएं दब जाती हैं। हाँ, तो वो एक फैक्टर है। जैसे पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो इंग्लिश बहुत डोमिनेंट भाषा है ना। तो संपर्क भाषा के रूप में अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बुराई तब होती है जब इंटर जनरेशन ट्रांसमिशन कम हो जाता है। जैसे मैंने अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा नहीं सिखाई, वो इंग्लिश में बाहर भी बात कर रहे हैं, घर पे भी बात कर रहे हैं, और दोस्तों से भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं। और क्रियोल में, जैसे मॉरिशस की हम बात करें तो बाहर भी क्रियोल में बात कर रहे हैं, घर में भी क्रियोल में बात कर रहे हैं। जो भाषा है, हमारा जो अपना अस्तित्व है, वो कहीं ना कहीं कम होने लगता है। ये सबसे बड़ा कारण है। चलिए, एक श्रोता है, उनसे हम मिलते हैं, देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है। दोनों बहन जी को बहुत बहुत नमस्ते जी। नमस्ते। और बहुत अच्छा लगा था जब जो बतियात हुआ जाता। धन्यवाद। जाने लगा है अपना नाम सचमुच हमनी के भाषा जौन बा भोजपुरी जी या हिंदी जी लुप्त होता, जी धीरे धीरे जाता। अभी हम टेलीविजन रेडियो में देखी लाजा, सुनी लाजा कि
अब भोजपुरी स्कूल में सिखावल जाता, तो स्कूल में सिखावता हाँ, लेकिन घर में हमनी कितना बोली ला जा जी सही बात है। ये तो चाहिए जाने के देखा हमनी गांव में से निकल कर हमनी शहर में शादी कर ले हैं जा, लेकिन गांव में जोन बतैली जब भोजपुरी हमनी के पूर्वज बतलैलक, अभी तक इस उम्र में हम लोग अपन घर में भी भोजपुरी बतियाइला जा। भोजपुरी सभा में हमनी हिंदी बोलीला जा, अपन घर अपन लड़का के पहला जब उठाई जाइला जा सुबह सुबह, तो ओके बोलबे बेटा उठा उठा, ऐसे नहीं बोला मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, इंग्लिश में उसे बात करबा, उठे के बोलबा ठीक करबा, तो लड़का कौन चीज सिखाता जी। जो सिखावत हवा घर में पर नहीं चाहिए स्कूल में जाके सीखेगी, घर से बच्चे को सिखावा, तब जाके हमारे पूर्वज के जो भोली लेके आ रहलन जा, इतना इतना भारत से कोई न देश से। हम एक जना से पूछली ये बहन जी अपन घर में कौन सी बतियाला, बोले हम उर्दू है, तो उर्दू बतियाला जी। देखला ना जी। हमार मुंह बंद हो गल। हम बोली उर्दू बतियाला, बोले हाँ उर्दू बतियाला अपन घर में, बस कि हमार भाषा जब नहीं बतियाब नहीं सिखाए तो हमार भाषा लुप्त हो जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपके इन विचारों के लिए। बिल्कुल सही कहा बहन जी अपना नाम भी बताइए। जी। चलिए लाइन यहाँ पर कट गई, कोई बात नहीं। 40280885 है नंबर हमारा। कोई अन्य श्रोता जुड़ना चाहते हैं और मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में अगर आप अपने विचार बांटना चाहते हैं तो आप हमारा साथ दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा इस बहन जी ने, कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेजेस में अगर सिखाया जाता है अच्छी बात है, लेकिन वो क्या उसे आप एक पीरियड के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और एग्जाम के वक्त जब तैयारी करना होता है तो उसके बारे में जो है जानकारी प्राप्त करें। लेकिन जब आप रोज़मर्रा के जीवन में अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान होता है अपने भाषा के प्रति। बिल्कुल, और ये मैं फिर से कहना चाहूँगी कि माँओं की, दादी की, पिताजी की, दादा की ही जिम्मेदारी है कि वो अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से कुछ छोटी छोटी बातें फिगर आउट करें। जैसे मैंने किया कि मैं उनको भोजन, मेरे बच्चों को भोजन के समय संस्कृत बोलती हूँ, और मेरी मातृभाषा राजस्थानी है, मेरी मम्मी राजस्थानी में, मैं आज भी अपनी मम्मी से जब व्हाट्सएप पे या बात करती हूँ तो राजस्थानी में बात करती हूँ। कहीं पे भी हम जैसे एक बहुत बड़े कोई कार्यक्रम में हैं, चारों तरफ मल्टी लैंग्वेज लोग खड़े हैं, तो भी मैं अपने आप से राजस्थानी में बात करने लग जाऊंगी अगर मेरी माँ से बात कर रही हूँ तो ये कहीं ना कहीं होना चाहिए। माँओं पे, फैमिली पे जिम्मेदारी ज़्यादा है कि वो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ छोटे छोटे अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग फिगर आउट करें कि आप कब बोल सकते हैं, कब कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं। सही कहा आपने। हाँ, तो ये बहुत अभी के समय है। में एक और बड़ी जो चिंता की बात है कि अभी के समय में जो है फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज है। पहले के समय में बच्चे जो है माता पिता अगर काम करने जाते थे तो जो छोटे बच्चे हैं दादा दादी के साथ समय बिताते थे, दादा दादी के साथ समय बिताते बिताते अपने आप में उनमें वो भाषा भी आ जाती थी, वो संस्कार भी आ जाते थे, अपनी संस्कृति भी आ जाती थी। मतलब कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सभी बातों को सीखते थे और एब्जॉर्ब करते थे। लेकिन अभी जब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए हैं तो बच्चा माता पिता के साथ है। अब माता पिता को अगर अपनी मातृभाषा आती है तो ठीक है, वो बात करते हैं इस बारे में, नहीं आती है तो ज़्यादातर वो अंग्रेजी, क्रियोल, इन सभी भाषाओं का ही इस्तेमाल करते हैं और अपनी भाषा को उतना जो है अहमियत नहीं देते हैं। चलिए एक और श्रोता है, उनसे हम मिलते हैं। हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार जी, आपका स्वागत है जी। कौन बोल रही है? मैं अनीता बोल रही हूँ जी। अनीता जी बताइए क्या जोड़ना चाहेंगी? वैसे तो मैं मातृभाषा के संदर्भ में ये कहना चाहूँगी कि ये जो मातृभाषा है सबसे प्रमुख भाषा है हमारे लिए जी। क्या होता है जब हम जन्म लेते हैं, जैसे अभी बहनों ने बताया कि जब जन्म लेते हैं तो हमारी मातृभाषा जो माँ के से हम सीखते हैं वही बाद में हम बोलते हैं। यहाँ पर मैं एक अनुभव बांटना चाहूँगी कि मेरी माता जी, उनको भोजपुरी के अलावा कोई भाषा नहीं आती थी जी। सिर्फ भोजपुरी बोलती थी। शादी करके आई, जब हम बच्चों ने जन्म लिए तो सिर्फ भोजपुरी। जैसे बाद में जब मैं प्राथमिक पाठशाला जाने लगी, वहाँ
पर भी सभी लोग क्रियोली भाषा में, मैं काटरबोन की रहने वाली थी, तो सभी लोग क्रियोली भाषा में, फ्रेंच में बोलते थे। मैं उस समय भोजपुरी में बात करती थी। पर क्या हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये भोजपुरी बोल गया तो कहाँ पढ़ लिख पाएगी। आज मैं जहाँ पर पहुंची हूँ, मैं एक डिग्री होल्डर हूँ, फिर बाद में मेरे भाई सभी लोग बहुत बहुत अहदे पर पहुंचे हैं, फिर भी हमने शुरुआत की उसी भोजपुरी भाषा के साथ। तो देखिए, ये भाषा का मतलब अर्थ ये नहीं है कि अगर आप भोजपुरी बोल रहे हैं तो आप पढ़ लिख नहीं पाएंगे। उस समय लोग ऐसा ही सोचते थे। और आज की जो माताएं हैं, मैं उन लोगों से आग्रह करूंगी कि देखिए, जैसे बहन जी ने कहा, कम से कम हम तो जानते हैं बच्चों को हम स्कूल में तो नहीं कह सकते कि जाकर भोजपुरी में बात करो या हिंदी, परंतु क्या हो सकता है कि हम अपने बच्चों को कम से कम उनके लिए सिखा तो सकते हैं ना। बच्चों को सिखा सकते हैं कि हाँ, ये हमारी मातृभाषा है, ये इसका आना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, चाहे भोजपुरी हो, हिंदी हो। तो कम से कम हमें अपने बच्चों को एक दो शब्द सिखाना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, कभी हम इस स्थिति में चले जाते हैं जहाँ पर लोग वैसे हो सकता है अंग्रेजी में बात करते हैं, मगर आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो बन जाता है वो। बिल्कुल, इससे प्लस, क्योंकि जो कुछ आपने माँ से सीखा है, माँ के जैसे कहते हैं ना, माँ के गर्भ से हम सीखना शुरू कर देते हैं, मगर जो कुछ माँ सिखाती है, कैसे भी सिखाते हैं, मगर ये तो सबसे सुंदर और प्रमुख बात है, क्योंकि हमारी जो पहचान है हमारी मातृभाषा से होती है। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी आपके विचारों के लिए। बहुत अच्छी बातें आपने जोड़ी और बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है अपनी भाषा को अहमियत देना। और उसकी शुरुआत जैसे सविता जी भी कह रही है और आप भी कह रही है कि घर से होती है। एक और श्रोता है, चलिए उनको सुनते हैं। हेलो, नमस्कार। 402808 है नंबर हमारा। चलिए कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं। चलिए सविता जी, जानना चाहेंगे कि आप इस पर क्या जोड़ना चाहेंगे, अपने विचार देना चाहेंगे। अनीता जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि घर में बोलना चाहिए। उन्होंने अनुभव अच्छा साझा किया अपना। हमारे माता पिता जो थे, हमारे स्कूल में बोलते थे कि इंग्लिश में बोलो। हम मुंबई की बात कर रहे हैं, हम मुंबई में पढ़ाई कर रहे थे उस समय, तो स्कूल में बोलते थे अगर आपने अंग्रेजी बोलना है, एक शब्द भी हिंदी का बोला तो हम आप पे ₹1 फाइन लगाएंगे। ये हमारे साथ भी होता था, ये जो आप कह रही है, मतलब इतना मतलब कि वहाँ पर ऐसा था कि अगर अन्य जो भी मतलब इंग्लिश और अन्य सब्जेक्ट्स में आपको इंग्लिश में ही बात करना कंपलसरी होता था, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल था। और जब भाषाओं के लेक्चर्स होते थे, जैसे हिंदी हुआ, मराठी हुआ और अन्य भाषाएं हुई, तब उस पीरियड में आपको उसी भाषा में बात करनी है। अगर टीचर से कुछ पूछना भी है तो उस भाषा में। तो वही कहीं ना कहीं ये जो प्राइवेट स्कूल्स थे उस समय के, उन्होंने बहुत मतलब बोलते हैं ना, बहुत नुकसान किया। भाषाई जो समृद्धि है हमारी, उसका बड़ा नुकसान किया। लेकिन हमारे पिताजी कहते थे कि घर में तुम लोग को राजस्थानी ही बोलनी है। वो वहाँ पैसे लेंगे तुम्हारे, मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। घर में तुम राजस्थानी बोलो, बाहर दोस्तों के साथ हिंदी बोलो, स्कूल में इंग्लिश बोलो। ये नियम था हमारे घर का कि आप बिल्कुल भी बोलते कि मैं फ़ाइन लगाऊंगा अगर तुमने राजस्थान इंग्लिश बोली घर में। और आज जैसे मैंने अपनी बेटी को स्कूल में भेजा था, तो उन्होंने कहा था कि आप घर पे हिंदी में बात करते हो, यहाँ बच्चे क्रियोल वगैरह में बात कर रहे हैं, तो इसको लैंग्वेज में दिक्कत हो सकती है, आप घर पे भी इससे इंग्लिश में या क्रियोल में ऐसे बात करो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। लेकिन हाँ, कोई श्रोता है मेरे ख्याल, चलिए बात करते हैं। पहले आपको मैं काट रही हूँ। नहीं, वो हम कंटिन्यू करेंगे जी। कौन है? हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार जी हाँ, मैं एक तिलक में गया था शादी में। तो जब तिलक हो गया तो औरत बुढ़िया लोग गीत गाने लगे तिलक के। तब एक आदमी ने कहा कि जब ये बुढ़िया लोग मर जाएगा तो हमारा धर्म का नाश हो जाएगा, क्योंकि अभी के लड़की को तो शर्म लगता है भोजपुरी बोलने को, इंग्लिश, फ्रेंच या क्रियोल बोलते हैं, तो हमारा धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। और कौन सीखेगा, कौन ये सब शादी का गीत जो बहुत है गाते हैं, हल्दी का गीत, शादी का गीत। और मैं जब शादी किया था तो मैंने एक शादी में गया था, तो जब लड़का का मोटुक या वो
क्रोन कहते हैं हिंदी में, मुटक डालते थे तो एक गाना गाते थे कि राम के शोभेला मुटक सिर में, वो ये गाते थे। तो मेरा शादी में ऐसे नहीं हुआ था, तो मैंने कहा देखो हमें बहुत सीखना चाहिए अपना धर्म प्रिजर्व करने के लिए। जी, बहुत धन्यवाद भाई जी आपके विचारों के लिए। आपने सही कहा, पर अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जो है लोकगीत के ज़रिए अपनी भाषा को बचाए रखते हैं, और मॉरिशस अपने आप में एक उदाहरण हम है कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से शादियों में गीत गवाई वगैरह आज भी होता है ना, एक प्रथा सी है। जो ये भाई साहब इन्होंने जो बोला, मैं उनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, और नहीं होना चाहिए इस तरह से हमको कि कौन संभालेगा, बच्चे संभालेंगे, क्यों नहीं संभालेंगे, संभाल रहे हैं। मैं तो कितनी गीत गवाई में देखी बच्चियाँ, लड़कियाँ, और इतना सुंदर आवाज़ में वो गीत गवाई गा रही हैं, भले ही वो एक ग्रुप की तरफ से आ रही है, उनको लेकिन कुछ परफॉर्म कर रही हैं, गा रहे हैं। पूरा धर्म आपके बच्चों ने संभाल रखा है। कावड़ी उठा के लेके जा रहे हैं, कावड़ उठा के युवाई तो लेके जा रहे हैं, कितने बुजुर्ग जा रहे हैं कावड़ लेके। और तो अपने युवाओं पे मुझे लगता है विश्वास हमें होना चाहिए कि ये संभाल लेंगे। तो उसके बाद हमें पॉलिसी बनानी चाहिए कि कैसे संभालेंगे। एक आध शादियां होती है जहाँ पर हमें ऐसे देखने को शायद कभी कभार मिल जाता होगा, लेकिन आजकल ज्यादातर हम देखें मॉरिशस में शादियों का वो जो प्रथाएं हैं, जो भी उनके संस्कार है, सभी नियमित रूप से होते हैं, जहाँ पर वो जो लोकगीत है वो भी शामिल होते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत से आजकल ऐसे लोकल ग्रुप्स भी है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो यंगस्टर्स है जो गाना गाते हैं वो इन शादियों के गीत को भी गाते हैं। अरे गा रहे हैं, इतने सालों से संभाल रखा है, वही संभालेंगे। तो ये अविश्वास नहीं होना चाहिए कि नहीं करेंगे। पहले उन पे विश्वास करो कि हमारा बच्चा बोलेगा, संभालेगा, हमारा धर्म भी संभालेगा, हमारी भाषा भी संभालेगा, और वो कैसे संभालेगा वो अब जिम्मेदारी हमारी है कि वो कैसे संभाले। तो चलिए यहाँ पर हम अपनी बात को जारी रखते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे सविता जी कि कैसे स्कूल और यूनिवर्सिटी के लेवल पर हम अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। तो पहले तो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल स्पेशली, वो बच्चों को, पेरेंट्स को ये ना कहें कि आप बच्चे से इंग्लिश में बात करो, घर पे फ्रेंच में बात करो। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है वो पेरेंट्स इंग्लिश में बात कर रहे हैं। मैंने कहा तुम क्यों बात कर रहे हो इंग्लिश में इससे? बोलता स्कूल वालों ने कहा है। एक बताती हूँ मैं, बहुत ही रोचक है। एक कोई रेस्टोरेंट में गए थे अपने छोटे बच्चे के साथ, तो वो बच्चा इंग्लिश में बात कर रहा था, तो रेस्टोरेंट वालों ने समझा ये टूरिस्ट हैं। तो पिताजी फिर क्रियोल में बोला कि नहीं हम टूरिस्ट नहीं, हम मॉरिशन ही हैं। तो इस तरह का मतलब दबाव बंद होना चाहिए स्कूल वालों की तरफ से। हम अपने बच्चे को एक अन्य भाषा सिखाएं। एक भाषाओं में कोई कमी नहीं है, ये प्लस होता है बच्चों के लिए, लेकिन एटलीस्ट घर पर हम अपने बच्चों के साथ जहाँ तक हो सके अपनी भाषा में बात करें। मे बी शायद वो बच्चा जब पढ़ाई करने बैठ रहा है तब आप उससे इंग्लिश, फ्रेंच और क्रियोल में बात करें चीज़ों को समझाने के लिए। लेकिन जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो हमारी पर्सनल चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा कि उसमें हम अपनी भाषा को ज़रूर शामिल कर सकते हैं। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, किसी भाषा से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मॉरिशस के संदर्भ में मल्टीकल्चर हमारी सोसाइटी है, सारी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। जब मैं 2 दशक पहले मॉरिशस आई थी तो 3 ही चैनल आते थे MBC पे, 1, 2, 3, और अब तो सभी भाषाओं में चैनल है। तो वो सारी मतलब 3 पे भी ऐसा नहीं था कि कोई भाषाओं की कमी थी। तो मैं तमिल, तेलुगु, सारी गुजराती, सारी भाषाओं की फिल्में देखती थी, और मुझे अच्छा लगता था कि मैं कोशिश करती थी कि उनको समझने की। तो मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भाषा से दिक्कत है, लेकिन मेरी माँ सबसे अच्छी है ना। सभी माएँ बहुत प्यारी हैं, बट मेरी माँ सबसे अच्छी। तो हमें ऐसे अपनी भाषा। और कभी कभार ऐसा होता है ना कि जब हम किसी समाज में जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं, कोई इवेंट में जाते हैं, और अपनी भाषा बोलने वाला व्यक्ति से जब मिलना होता है तब उनसे हम अपनी ही भाषा में बात करते हैं, और इसमें हमें गर्व भी महसूस होती है और खुशी भी महसूस होती है। वो बसंती जी ने कहा ना कि भोजपुरी बतियाते हैं तो अपनापन अपने आप लगता है मन में, बिल्कुल है ना। और कहीं ना कहीं हम अपनी भाषा को, जैसे कि ये मैं अपने इस पर कह रही हूँ, अपने
अनुभव से, जब हम अपने देश से दूर जाते हैं, अपनी संस्कृति से दूर जाते हैं, तब हम इस बात की कमी को ज़्यादा महसूस करते हैं और इसकी अहमियत को जो है तब जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पहले से समझे तो ज़्यादा अच्छा है ना? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अब जब हम दूर होते हैं तब हम अपने लोगों को ढूंढते हैं, अपनी भाषा को ढूंढते हैं। क्योंकि देखिए, एक मॉरिशन अगर आज यूके जा रहा है, फ्रांस जा रहा है, तो वो ऐसे लोगों से जुड़ना चाहेगा जहाँ पर क्रियोल में कोई बात कर रहा है, जहाँ पर उसे मॉरिशन खाना मिल रहा है, वैसा माहौल मिल रहा है ना? हाँ बिल्कुल। और क्या, जब गाते हैं, कोई एक कार्यक्रम था, ऑनलाइन ही देख रही थी मैं, तो एक मतलब सारे हिंदू थे उसमें, फिर एक ने गाना शुरू किया, दंतोला में पौमोला में, तो जितने मॉरिशन थे सबने ज्वाइन किया उनको। हाँ। और बाकी लोग ऐसे देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। जी। तो वो कहीं ना कहीं एक जुड़ाव महसूस करते हैं भाषा से, और कहीं ना कहीं भाषा जो है लोगों को जोड़ती है ना, एक दूसरे के बीच में प्रेम और जो है एकता की भावना को जगाती है। तो भाषा सिर्फ कहने तक सीमित नहीं है, भाषा अपने आप में एक बहुत ही गहरा जो है हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। और जो भाषाएं हैं, सिर्फ भाषा नहीं है, संस्कृति भी उसके साथ चलती है ना? जैसे आप संस्कृत सीखोगे तो संस्कृति आप में अंदर अपने आप आएगी, देववाणी उसे कहते हैं। राजस्थानी आप बोल रहे हो तो राजस्थान के जो शौर्य है वो कहीं ना कहीं जागा हुआ रहता है। भोजपुरी बोल रहे हो तो मिठास आपके मन में जागी हुई रहेगी उस समय। तो हर भाषा की अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इस भाषा का ये है, तो वो वैसा ही भाव आपके मन में जागा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल डिजिटल युग है, एआई आ गया है, तो कहीं ना कहीं इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या हम अपनी भाषा को बचाने के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं? क्योंकि एआई कहता है कि हर एक काम को आसान कर देता है ना? एआई की बात पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, इंसान को इंसान की भाषा पे भरोसा करना चाहिए। लेकिन तकनीक को उपयोग करने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही होगा। अभी तक हमने देखा था कि इंटरनेट पे ज़्यादा जो कंटेंट है वो मतलब 5-10 दशक, एक दशक की पहले की बात करें, हम 5 साल पहले की बात करें, तो ज़्यादातर कंटेंट इंग्लिश में था। मतलब बहुत ज़्यादा 90% अगर हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 90% जो कंटेंट था इंटरनेट पे वो इंग्लिश में था। फिर धीरे धीरे भाषाओं का कंटेंट बढ़ने लगा। हिंदी का बहुत सारा सामान आपको, सामग्री अब इंटरनेट पे आसानी से मिल जाती है। ट्रांसलेशन की जो चीज़ें आ गई हैं, तो आप जो फ्रेंच भाषा में कोई लेख है तो उसको आप ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको अपनी भाषा की तरफ जुड़ाव महसूस करता रहेगा और सुविधा देगा कि आपको अपनी भाषा में मिल रहा है तो आप अपनी भाषा में उसे पढ़ना चाहोगे। और इस पर मैं एक और बात भी जोड़ना चाहूँगी सविता जी, आजकल कंटेंट क्रिएटर का बहुत बड़ा योगदान है भाषाओं को आगे बढ़ाने में। जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि नई पीढ़ी अपनी भाषा को उतना जो है अहमियत नहीं देती, लेकिन आजकल विदेशों की बात करें, भारत की बात करें या अन्य बड़े बड़े देशों की बात करें, मॉरिशस की बात करें, यहाँ पर कितने ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो भोजपुरी में कंटेंट बना रहे हैं, जो हिंदी में कंटेंट बना रहे हैं, जो क्रियोल और फ्रेंच में तो बना ही रहे हैं। तो अपने आप में इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये समझ रहे हैं भाषा की अहमियत को। तो मैं तो बोलना चाहूँगी हमारे जितने भी युवा हैं, जो यूथ हैं, टीनेजर्स भी चलेंगे आजकल, तो टीनेजर्स भी सारा इंटरनेट जानते हैं, तो कि वो अपनी मातृभाषा में बनाओ, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाओ, फन कंटेंट बनाओ। बहुत सीरियस बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भारत में सारी भाषाओं में तमिल में, तेलुगु में, मतलब हम भी रील्स देखते हैं, तमिल तेलुगु की रील्स देख के हम हंस रहे हैं मॉरिशस में बैठ के। तो मॉरिशस में हमें क्यों नहीं मिले कि मॉरिशस के संदर्भ का कंटेंट मिले हमको, कि तमिल में मिले मॉरिशस का कंटेंट, तेलुगु में मिले, तो हम उसको देख के भी हमारे आसपास का होगा तो हम ज़्यादा उससे रिलेट कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक अन्य भाषा को समझना भी बहुत सरल हो गया है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा, तो अगर वो कंटेंट या कोई लेख या कोई भी प्रकाशन अगर अन्य भाषा में है, बहुत ही आसानी से हम उसे ट्रांसलेट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसमें तो आजकल कैप्शंस भी आ जाते हैं, नीचे सबटाइटल्स भी आ जाते हैं। तो युवाओं से बड़ा अनुरोध है कि अच्छा अच्छा कंटेंट बनाओ भाई, हमको भी मॉरिशस का कंटेंट मॉरिशस की ही भाषाओं में सुनने को मिले, देखने को मिले, तो बहुत खुशी होगी हम लोगों को। और कहीं ना कहीं अन्य भाषाओं की बात करें तो अपने आप में हर कोई प्रयास तो कर ही रहा है, और कहते हैं कि भाषा और हमारी संस्कृति का एक गहरा
गहरा संबंध होता है। अगर इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। हाँ, भाषा तो मतलब कहते ही हैं मॉरिशस में, तो मैंने बहुत सुना है कि भाषा गई तो संस्कृति गई, और ये सच है कि भाषा के साथ बहुत सारे रिवाज चले जाते हैं, उसके जो भाव हैं वो चले जाते हैं। जैसे कई शब्द होते हैं जो उसी भाषा में हो सकता है, उसका ट्रांसलेशन आपको बहुत नज़दीकी ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट उसका जो भाव है वो नहीं मिलेगा, है ना। जैसे राजस्थानी में मेरे तो इतने सारे शब्द हैं, अब मेरे बच्चे पूछते हैं क्या मतलब होता है इसका, मैंने कहा इसका मतलब नहीं होता, इसका भाव होता है। तो वही संस्कृति है। बिल्कुल, कि कई शब्द होते हैं जिनका मतलब नहीं बता सकते, आप भाव बता सकते हो। इसलिए कहते हैं ना, दिल की बात आप अपनी भाषा ही में अच्छे से कह पाते हैं। अब अन्य भाषाओं का सहारा जितना भी ले ले, अगर कोई खासकर जैसे आपने कहा अपनी माँ से कुछ कहना है तो मैं अपनी ही भाषा में कहूंगी अपनी माँ को, क्योंकि तब जाकर मुझे वो जुड़ाव महसूस होगा। अब जैसे बनारस है, तो वहाँ होली पे शिव जी की पूजा होती है, खेले मसाने में होली दिगंबर। आगे थोड़ा वृंदावन चले जाओ तो वहाँ तो कान्हा और राधा नाच रहे होते हैं होली पे, है ना। तो ये अलग अलग जैसे भाषाएं बदलती जाती हैं, हर कोस पे बोलते हैं भाषाएं बदल, 4 कोस पे भाषाएं बदलती हैं, तो संस्कृति भी कहीं ना कहीं थोड़ी परिवर्तित होती रहती है। तो संस्कृति का तो बहुत जुड़ाव है। अगर आपको गीत गवाई गानी है तो वो आप भोजपुरी में ही गा सकते हो। अभी होली की आपने बात की, यहाँ पर होली चौताल कितना प्रचलित है और कितने युवा जो है इसमें भाग लेते हैं। उनको जो भाई साहब अभी कह रहे थे कि खत्म हो जाएगा, युवा देखो होली पे चौताल सारा युवा कर रहे हैं। हमारा बड़े बड़े स्तर पर जो है कंपटीशन का आयोजन होता है। मॉरिशस के कोने कोने से जो है ग्रुप टोली जो है जाते हैं। हमारे MBC टेलीविजन की बात करें, रेडियो की बात करें, तो होली के अंतर्गत जो है काफी ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पर इन ग्रुप्स को आकर परफॉर्म करने का मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति अपनी तरीके से कोशिश कर ही रहा है। चौताल अब वो भोजपुरी में ही गाएगा, क्रियोल में तो नहीं गाएगा, इंग्लिश और फ्रेंच तो छोड़ ही दो। यानी कि इन त्योहारों का, इन पर्वों का भी हमारी भाषा से एक गहरा संबंध है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को जोड़ता है। उसमें पहनावा आ जाता है, उसमें खान पान आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। अब जैसे आप शादियों में जाओगे तो शादियों में विशेष रूप से आपको देखने को मिलेगा, तमिल शादी में तमिल भाषा उपस्थित होगी ही होगी, भले घर में खाना होगा तो संस्कृति कहीं ना कहीं होगी। मराठी शादी में जाओगे तो मराठी में कुछ ना कुछ आपको सुनने को ज़रूर मिलेगा, है ना। और हिंदू शादियों में तो आप संस्कृत के मंत्र पूरे सुनते ही हो। भोजपुरी में गीत गवाई होती है, तो भाषा जुड़ी है, ऐसे एकदम बिल्कुल जुड़ी है संस्कृति और भाषा, बिल्कुल अलग करना संभव है नहीं इनको। तो अभी के समय की अगर हम बात करें, अभी का जो जिस तरह का माहौल है, परिप्रेक्ष्य है, तो ऐसे में हम अपनी भाषा को किस तरह से और बढ़ावा देने में अपना योगदान दे सकते हैं? एक तो यही है कि घर पे बोलना चाहिए, छोटी सी शुरुआत करिए। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप दिन भर उनसे भोजपुरी बतियाओ, दिन भर आप तमिल तेलुगु बतियाओ, उर्दू बतियाओ, ये ज़रूरी नहीं है। छोटे से शुरू करो। हो सकता है आजकल जो माएँ हैं वो भी 90s के बाद की हैं, है ना, 90s क्या 2000 के बाद की ही जन्मे होंगी जो नई माएँ हैं, तो उनको भी हो सकता है नहीं आती हो अपनी जो कम्युनिटी की भाषा है, क्रियोल ही आती हो, बच्चों को भी वही सिखाया हो। तो कोशिश करो, पहले तो माओं को कोशिश करनी है, माओं को सीखना है, फिर बच्चों को सिखाना है। तो ये डबल प्रयास हो जाएगा घर में। तो छोटे से शुरू करिए आप कि एक एक शब्द बोलना शुरू करिए। जैसे मैंने कहा कि एक टाइम होना चाहिए घर में कि उस टाइम पे एक शब्द या एक सेंटेंस आपको अपनी मातृभाषा में सुनाई देना ही चाहिए कि हाथ धो लो, खाना खा लो। ये छोटे छोटे शब्द, बहुत बड़े प्रयास करने की, एकदम दुनिया बदलने का आपको नहीं सोचना चाहिए कि मैं कल ही अपनी मातृभाषा को यूनेस्को में रजिस्टर करवा दूंगा या जो भी है। मतलब बड़े बड़े एकदम सपने नहीं देखने चाहिए, छोटे छोटे प्रयास करिए। और जैसे छोटे छोटे कहते हैं ना, एक एक कदम से ही आगे बढ़ के मंजिल प्राप्त होती है। तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं बच्चा जुड़ा रहेगा। हो सकता है वो ना बोल पाए, हमारे देखते देखते वो हमारी मातृभाषा ना बोल पाए, बट वो जुड़ा रहेगा, वो बहुत है। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हमारी नई पीढ़ी ही हमारे जो है आने वाले कल का भविष्य है। हाँ, मुझे तो मतलब बहुत बुरा लगता है जो नई पीढ़ी को कोई बोलता है, बुराई करता है उनकी या उनको कम आंकता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती ये बात, क्योंकि उन पे विश्वास करना चाहिए। पहले अपने बच्चों पे विश्वास करो, तभी तो वो आपको मतलब जो आपके सपने हैं वो पूरे करेंगे।
चाहे वो संस्कृति को लेकर हो या करियर को लेकर हो, पहले ज़रूरी है कि कभी विश्वास कभार ऐसा करें। होता है कि हम अपने बच्चों पर पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं कि उसे नहीं आता है या वो नहीं कर रहा है, और वहीं पर हम अपने बच्चों को कम आंकते हैं, जबकि हमारे बच्चों में पूरी क्षमता है, जो वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बस हमें थोड़ा सा विश्वास दिखाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, मतलब हमारे पिताजी नहीं, हमारे दादाजी कहते थे कि भाई ये तो हमसे बिना पूछे ही शादी करेंगे, कोर्ट में ही शादी करेंगे। हमारे पिताजी ने भी हमारे दादाजी से पूछ के शादी की, हमने भी हमारे पिताजी से पूछ के शादी करी। तो ऐसा नहीं है, ये अविश्वास नहीं होना चाहिए कि परिवार के साथ ही, मतलब तब से बोल रहे हैं। मैंने पृथ्वीराज कपूर की एक फिल्म देखी थी, जब वो कह रहे थे कि हमारे बच्चे तो हमसे बिना पूछे शादी करेंगे, कोर्ट में ही शादी करेंगे, हमको सिर्फ फ़ोन पे इनवाइट, फ़ोन तो नहीं होता था, उन्होंने बोला कि हमको सिर्फ निमंत्रण दे देंगे। तो उनके खुद के सारे फिल्म इंडस्ट्री के बच्चे हैं, उन्होंने खुद के पिताजी से पूछ के शादी करी। उनके बच्चे भी उनके परिवार में तो सब एक साथ रहते हैं। हाँ, तो मतलब ये अविश्वास समाज पे नहीं होना चाहिए, बच्चों पे तो विशेष रूप से नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और आप बच्चों से काम करती है, आप नई पीढ़ी के साथ जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत सारा जो है ऐसी चीज़ें हमारे सामने रखी जो वाकई में सोचने पर हमें मजबूर करती है कि कहीं ना कहीं ये अविश्वास हमें नहीं होना चाहिए। विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तब जाकर हम सब मिलकर एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। भविष्य के प्रति आप सुनिश्चित रहें कि एक तो कहते हैं ना, प्रकृति का जो पहिया है वो चलकर ही रहेगा, तो उतना ज़्यादा हमको अटैच भी नहीं होना चाहिए कि ये छूट गया तो क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, दुनिया चलेगी भाई, इतनी भाषाएं ख़त्म हो गई, दुनिया चल रही हैं, बट हमें अपने प्रयास करने चाहिए और खुश होना बहुत ज़रूरी है, प्रसन्नता के साथ होना चाहिए सारे प्रयास। तो चलिए, इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं। जाते जाते एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी सारे जो है महत्वपूर्ण फैक्टर्स हमारे आज के इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। आशा करते हैं कि फिर किसी अन्य कार्यक्रम में आपसे जुड़ने का अवसर हमें अवश्य मिलेगा। और MBC का भी बहुत धन्यवाद। MBC ने मॉरिशस में बहुत काम किया है इसको लेके, और ये धन्यवाद होना चाहिए भाषाओं को, मातृभाषाओं के संरक्षण में स्कूलों, सरकारों के साथ साथ MBC का बड़ा योगदान है। और आप जैसे जो हमारे इतने सुंदर सुंदर मातृभाषाओं में रेडियो पे हम सुनते रहते हैं, टीवी पे, आप लोगों का भी विशेष धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सविता जी एक बार फिर। और जिस भी कार्य में आप जुड़ी हुई है, फिर चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक कार्यों में अपना योगदान दे रही हो, लेखन में हो, आप सभी के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और सबको प्रेरित करते रहे। धन्यवाद, नमो नमः। नमो नमः। जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी प्रोडक्शन टीम का, हमारी टेक्निकल टीम का। हमारे साथ प्रोड्यूसर निज़ाम जी जुड़े रहे, साथ में कादिया और उरुषा का भी साथ हमें मिला। तो आप सभी का धन्यवाद, सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आप हमेशा जुड़ते हैं, साथ देते हैं। तो जहाँ तक हो सके अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने का प्रयास करें अपने दिनचर्या में, रोज़ के जीवन में। और इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति, आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार आप सभी को हमारी ओर से। आज की चर्चा।